जिसमें लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो जब हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट कराने पे क्या होगा कि इस स्टेटमेंट में कुछ एरर आएंगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या एरर आएंगी, यहाँ पे 4 एरर के नाम लिखे हुए, वैल्यू एरर, लॉजिकल एरर, नेम एरर, सिंटैक्स एरर। तो कौन सी एरर आ सकती है आपके हिसाब से, क्या आंसर होगा इसका, बताओ। ये स्टेटमेंट है, इसको एग्जीक्यूट करने पे कौन सी एरर आएगी, बिंदु बताओ बेटा। सिंटैक्स एरर। कौन सा सिंटैक्स गलत है इसमें, बताओ। सिंटैक्स एरर है तो क्यों है सिंटैक्स एरर, क्या सिंटैक्स की, प्रिंट की, प्रिंट के बाद ये वो नहीं आएगी क्या सर? क्या आती है प्रिंट के बाद, पेपर हो गया, पाइथन पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, अभी टीओसी पढ़े तो पाइथन का भूल जाओ। प्रिंट के बाद क्या आता है, हाँ भाई देव कुमार तुम बताओ। प्रिंट का पी छोटा होना चाहिए, ये एरर है इसमें। भाई पी जो है ये कैपिटल लेटर में बना हुआ, पी स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो एरर कौन सी होगी अब यहाँ पर, हमारे पास फंक्शन होता है प्रिंट, ठीक है, हमने यूज किया है प्रिंट, ये वाला यूज किया होता, ये वाला, ये तो कोई फंक्शन नहीं होता। जब ये फंक्शन नहीं होता तो एग्जीक्यूट कराएंगे तो वो कहेगा ये तो हमें फंक्शन ही नहीं मिला, ये फंक्शन, जो फंक्शन का आपने नाम दिया है ये फंक्शन तो फाउंड ही नहीं हुआ, लाइब्रेरी में मिला ही नहीं, फंक्शन नोट डिफाइन आ जाएगा, फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो ये तो आएगा कि फंक्शन डिफाइन नहीं किया गया। जब भाई अगर मान लिया आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं, मान लिया डेफ सो नाम से आपने कोई फंक्शन बनाया है, इसमें कुछ कोड लिखा, अब आप कॉल करते हैं यहाँ पर और कॉल में आप सो की जगह सो 1 लिख देते हैं, तो क्या एरर आती है, फंक्शन बनाया सो के नाम से, कॉल कर दिया सो 1 के नाम से, तो फंक्शन नॉट डिफाइन आ जाएगी एरर, ठीक है। तो फंक्शन नॉट डिफाइन का मतलब नेम मैच नहीं हुआ इसका, तभी तो डिफाइन नहीं है। तो नेम मैच नहीं हुआ तो कौन सी एरर होगी, नेम एरर होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम एरर आ जाएगी, फंक्शन का नाम सही नहीं है, ठीक है। तो जो नाम होना चाहिए वो नाम हमने यहाँ पे यूज नहीं किया, स्मॉल पी होना चाहिए था, कैपिटल पी लिखा हुआ है, तो नेम एरर आती है। एरर के टाइप वगैरह ये पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, याद नहीं हो रही तुम्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इसमें कहा द ब्रिटिश साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब इन 1990, 1990 में किस ब्रिटिश साइंटिस्ट ने www का इन्वेंशन किया था, इन्वेंट किया था। www लिख दो शॉर्ट में, या वर्ल्ड वाइड वेब, तो किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर्स ली ने www इन्वेंट किया था, ठीक है। और ये W3C जो W3 कंजोर्टियम है, ठीक है, तो उसके फाउंडर भी हैं। एलन ट्यूरिंग ने क्या बनाया था, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन का यूज होता है मशीन का आईक्यू चेक करने के लिए, इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, ठीक है। ये क्लाउड सैनन, तो नेटवर्किंग में आपने सैनन थोरम पढ़ी होगी, सैनन थोरम पढ़ी थी नाम, जब क्रिप्टोग्राफी पढ़ते हैं नेटवर्किंग के अंदर, कि जो डेटा हम भेज रहे हैं तो नॉइस कितनी आती है, नॉइस को कंट्रोल करने के लिए, तो बैंडविड्थ वगैरह ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि मतलब अगर सिग्नल जा रहा है और साथ में नॉइस जा रही तो रिसीवर के पास कितनी बैंडविड्थ पे या कितना सिग्नल मिलेगा हमारे पास, ठीक है। तो वो सैनन ने दी थी। सैनन बेसिकली इन्होंने क्रिप्टोग्राफी की, ठीक है, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्किंग, इसमें रिसर्च किए थे। हरमन होलरिथ कौन है, इन्होंने पंच कार्ड बनाया था इन्होंने, और हरमन होलरिथ ने ही जो है IBM कंपनी जो है इसके फाउंडर भी यही हैं, IBM कंपनी के। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी होने वाला है, टिम बर्नर्स ली, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरर से रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये 5 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ऑर्डर बताना कि जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और उस प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन होती है तो वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या होगा इनमें से, देखो यहाँ पे दिया एक्सेप्शन इज रेज, एग्जीक्यूट एक्सेप्शन, प्रोग्राम सर्च फॉर एक्सेप्शन हैंडलर, क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट और एन एरर एनकाउंटर। तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन का काम ही तब होगा जब एरर आएगी। अगर एरर नहीं आ रही तो एक्सेप्शन का मतलब ही क्या है भाई, जो रन टाइम पे एरर आ रही है उनको ही तो एक्सेप्शन बोलते हैं, उनको ही बाद में हैंडल किया जाएगा। जब कोई एरर ही नहीं, कोई एक्सेप्शन ही नहीं, तो हैंडल करने का कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से क्या हो सकता है, क्या होगा, ई वाला जो है सबसे पहले होगा, एन एरर एनकाउंटर, ये सबसे पहले हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पे ई होगा तो ए वाला आंसर तो आपका कैंसिल हो गया, ये ए वाला ऑप्शन तो, ठीक है। अब जब एरर आ जाएगी हमारे पास, एरर आने के बाद क्या होता है, उसके बाद कौन सा प्रोसेस, भाई जो भी हमारे पास एरर आई है, जिस टाइप का एक्सेप्शन आया उस टाइप का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। डिवीजन बाय जीरो की अगर हमारे पास एरर है तो जीरो डिवीजन एरर बनेगा, इंडेक्स एरर है तो इंडेक्स एरर का बनेगा, ठीक है। नेम एरर है तो नेम एरर का बनेगा, जिस भी टाइप की एरर हमारे पास बनी हुई है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्रिएट होगा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट। अब देखो तीसरे नंबर पे जब हमारे पास ये क्रिएट हो गया, फिर हमें यहाँ पे देखना है कि एक्सेप्शन रेज होगी, एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्शन या प्रोग्राम। देखो एग्जीक्यूट होना एक्सेप्शन तो सबसे बाद में होगा, ठीक है। कौन करेगा, एक्सेप्शन हैंडलर ही करेगा, वो तो सबसे बाद में होने वाला है काम है। तो इससे ही आपको ये तो पता चल गया कि भाई ई के बाद डी आना, ये तो वैसे भी यहाँ से भी देख सकते हो। और लास्ट में आपके बी होना पड़ेगा, एग्जीक्यूट होगी जो एक्सेप्शन वो सबसे लास्ट में ही होगी, ये वाला आंसर आपका गलत है, ठीक है। तो ये तो 5वें नंबर पे होना। अब आप ये देखो कि एक्सेप्शन रेज होगी पहले, या पहले हम उसको सर्च करेंगे कौन हैंडल करने वाला। भाई जब पहले रेज होगी एक्सेप्शन तभी तो हैंडलर के पास जाएंगे, कौन से वाली एक्सेप्शन। तो सबसे पहले क्या होता है, एरर आती है, एरर आने के बाद एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एक्सेप्शन जो भी है वो रेज होती है, ठीक है। रेज होने के बाद हम फिर एक्सेप्शन हैंडलर जो है वो एक्सेप्ट के अंदर सर्च किया जाता है, जो एक्सेप्ट वाली कंडीशन होती है। भाई एक्सेप्ट में लिखते हैं हम अलग अलग, जैसा कैच होता था नॉर्मल सी उसमें जावा के अंदर, यहाँ पे होता है हमारे पास एक्सेप्ट। तो ये सब काम ट्राई के अंदर होता है। ये हमारे पास जैसे ही रेज होगी तीसरे नंबर पर रेज होने के बाद फिर वो सर्च करेगा हैंडलर को, और हैंडलर अगर उसमें दिया हुआ है तो एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर नहीं दिया हुआ तो फाइनली ब्लॉक में या जो है हमारे पास अगर कॉमन खाली एक्सेप्ट लिखा हुआ है जर्नल वाला उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होने वाला है इसका, बी आंसर होने वाला है, ये बी आंसर। हाँ बी तो होगा भाई, क्या बता रहे थे, नहीं होगा, डी होगा सर, बी नहीं होगा ना। अच्छा ये इस पे लिखा हुआ है, ये है डी वाले में, ठीक है। डी वाला आंसर हो जाएगा। ई के वो ये हो गया, ई है पहले, फिर डी है, फिर ए है, फिर हमारे पास सी है और फिर बी है, ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें बताना आपको, इन एसक्यूएल लाइक कंडीशन अलाउ यू टू यूज वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। जो लाइक कंडीशन होती है, लाइक के बाद लाइक क्लोज हम यूज़ करते हैं वहाँ पर, तो उसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का हम यूज़ करते हैं। तो आपको बताना वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर टू परफॉर्म मैचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर।
एसक्यूएल में कौन कौन से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं? एक तो परसेंटेज होता है और एक अंडरस्कोर होता है। ठीक है, दो तरह के वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, और परसेंटेज का मतलब 0 और मोर कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें तो अंडरस्कोर दिया ही हुआ नहीं है, तो एक ही दे रखा परसेंटेज, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसक्यूएल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड ही है, और आपको ये देखना है क्या होगा। यहाँ पे मैचिंग करनी है, हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई हैं, उनको मैच करना है। देखो भाई, ये डी वाला भी यहाँ पे खोल लेते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है डेटा रिडंडेंसी। जब भी आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आप टर्म देख लो, कौन सी टर्म आपको सबसे इजी लगती है, उसके बारे में। एक रिडंडेंसी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डिपेंडेंसी, ये दी हुई है। मान लिया हम रिडंडेंसी पे ही चलते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन यानी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है, तो मतलब ये क्या हो गया? सेकंड वाले से मैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ए वाले का हो गया हमारे पास सेकंड। अब देखो आइसोलेशन। आइसोलेशन आपने कोरोना काल में बहुत आइसोलेशन सुना होगा। क्या मैसेज कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? क्या हो गया? राधिका। ऑडियो ऑन ऑफ किसकी हो रही भाई? हमारी आवाज सही नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, ठीक आ रही है सर। इनके एंड से ही हो रही होगी। तो देखो आइसोलेशन का मतलब क्या है? जैसे कोरोना काल में आपने देखा आइसोलेशन, जिसको कोरोना होता है, ठीक है, या हो रहा था, तो उसको क्या कर देते थे? आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दो भाई इसको। आइसोलेशन मतलब बिल्कुल अलग रख दो, सेपरेट रखो। घर में भी रखना तो अलग कमरे में आइसोलेट करके रख दो। तो आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना, बाकी डेटा से उस डेटा को अलग करना। तो सेपरेशन ऑफ डेटा हो जाएगा। सेपरेशन ऑफ डेटा किस में दिया हुआ? इसमें ही दिया हुआ, थर्ड वाले में। सेपरेशन ऑफ रिसोर्सेस और डेटा मॉडिफिकेशन मेड बाय डिफरेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? एसिड प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, डेटा की एसिड प्रॉपर्टी होती है, उसमें आइसोलेशन भी होता है, कंसिस्टेंसी भी होती है। ठीक है, यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी देख दिया हुआ। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जो भी डेटा है वो हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में दिया हुआ। अगर किसी कॉलम में हमने लिखा है इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू है। किसी में डेट टाइप की वैल्यू, तो उसी में डेट ही है। किसी में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा इनकंसिस्टेंसी का मतलब है नहीं है उस तरह की वैल्यू। ठीक है भाई, अगर आपने नेम लिखा, नेम वाला आपने वेर कैर एक कॉलम बनाया नेम, और नेम का वेर कैर आपने टाइप लिख रखा, लेकिन किसी ने तब भी 1 2 3 डाल दिया उसमें। 1 2 3 तो वेर कैर में लिख सकते हैं ना वहाँ पे। तो ये डेटा जो है इनकंसिस्टेंसी 100% तो MySQL भी, रिलेशनल डेटाबेस भी जो है रिमूव नहीं कर पाता। फाइल सिस्टम में तो होती नहीं है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास डेटाबेस सिस्टम है उसमें भी हमारे पास 100% कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है? इसको बोलते हैं डेटा हमारे पास इनकंसिस्टेंट है, यानी जिस टाइप पे हम दे रहे थे उस टाइप से मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मिसमैच ऑफ डेटा मेंटेन एंड डिफरेंट प्लेसेस। जो भी हम कर रहे वो सही तरीके से मैच नहीं हो रहा। तो फोर्थ वाला हो जाएगा इसमें। और डेटा डिपेंडेंसी का मतलब है एक जगह अपडेट करोगे तो बाकी जगह भी अपडेट हो जाएगा। वो अपडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा फाइल रिक्वायर मॉडिफिकेशन इन ऑल द एप्लीकेशन प्रोग्राम एक्सेसिंग द फाइल। एक जगह आपने अपडेट किया तो सभी जगह उसको अपडेट करना है। तो ये हमारे पास इसके ऑप्शन होंगे। यानी जो ए है, ए के साथ क्या गया है? सेकंड गया है। बी है हमारे पास, बी के साथ क्या हुआ है? डेटा इनकंसिस्टेंसी के साथ हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, सी के साथ हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला ही है, और डी के साथ फर्स्ट वाला। अब ऑप्शन में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या क्या आ रहे हैं, कौन से वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे।
देखो भाई ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट वाले का सेकंड, तो ए और डी वाला आंसर तो खत्म हो गया यहाँ से। फर्स्ट वाले का सेकंड है और सेकंड वाले का फोर्थ है और थर्ड वाले का थर्ड है, यानी बी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाले में मैच हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैचिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा रोहन है स्टार्टिंग वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, माई एसक्यूएल पे काम करना शुरू किया रोहन ने। ठीक है, अब ये कुछ कमांड लिखी हुई है, ये कमांड हमें अरेंज करनी सीक्वेंस में। क्या करना, रोहन को एक टेबल बनानी, उस टेबल के अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करके फिर उस डेटा को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो है रोहन के लिए ये कमांड है, तो इनका सीक्वेंस आपको बताना, सबसे पहले कौन सी कमांड चलानी पड़ेगी उसको, फिर कौन सी, इनका सीक्वेंस हमें डिफाइन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, माई एसक्यूएल ओपन करेंगे। माई एसक्यूएल ओपन करने के बाद डेटाबेस क्रिएट करेंगे। पहले तो डेटाबेस क्रिएट करेंगे, पहले नंबर पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। सेकंड नंबर पे क्या होगा, यूज करेंगे उस डेटाबेस को दूसरे नंबर पे। ठीक है, यूज करने के बाद क्रिएट टेबल की कमांड लगाएंगे। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। उसके बाद उस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर उसके बाद डेटा को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। तो पहले नंबर पे हमारे पास बी हो गया, दूसरे नंबर पे हमारे पास डी हो गया। तो बी और डी ए वाले ऑप्शन में ही मैच हो गया यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी डी, फिर सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और लास्ट में ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे हम क्या हुआ। चलो भाई 7 नंबर क्वेश्चन, DDL कमांड कौन सी नहीं है इसमें। कमांड से रिलेटेड तो देखो आपके पेपर में भी क्वेश्चन, KVS में भी वैसे भी सब आते ही हैं कमांड के टाइप पूछने के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे बतानी, ये तो हर पेपर में जब SQL की क्वेश्चन आ रहे हैं तो जनरली पूछा ही जा रहा है कमांड। तो आपको DDL, DML, DQL, DCL, TCL सबके कमांड पता होनी चाहिए सारी अच्छे से। तो इनमें से DDL कमांड कौन सी नहीं है। DDL कमांड होती है हमारे पास ऑल्टर, ड्रॉप, टर्नकेट, क्रिएट। ठीक है, ये सब DDL होती है। अपडेट जो है ये DML कमांड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अपडेट होगी, इंसर्ट होगी, सेलेक्ट, वो अपडेट, इंसर्ट और हमारे पास वो होगी डिलीट होगी। ये हमारे पास DML में आती है, सेलेक्ट DQL के अंदर आती है। अब यहाँ पे कहा नोन एज डिजाइन ऑफ ए डेटाबेस। अरे वहाँ इतनी ज़्यादा कमांड है, 4-4, 5-5 कमांड ही होती हैं, उनमें भी क्या फंडा यार। इतने फंडा याद करोगे इतने कमांड ही याद हो जाएंगे, कोई बड़ी कमांड तो है नहीं। डेटा पे जो काम कर रही रो पे वो DML, जो टेबल की स्ट्रक्चर पे कर रही वो DDL। हाँ बेटा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, स्कीमा। ठीक है, जो डेटाबेस का डिजाइन होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, उन टेबल के अंदर क्या क्या डेटा लिखा हुआ है, ये सारी चीज को एक्सप्लेन करता है स्कीमा। स्कीमा के अंदर स्टोर होती है। कंस्टेंट का मतलब होता है रूल्स। आप कोई भी रूल्स या कंडीशन लगा रहे किसी भी डेटाबेस पे या टेबल पे, वो उसके कंस्टेंट कहलाते हैं। कंस्टेंट के अंदर ही एक टाइप होता है कीज का, जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, ये सब जो है कीज होती हैं। क्वेरी, आप जो कमांड लिखते हैं वो हमारे पास क्वेरी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नेटवर्किंग का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें बताओ बेटा क्या आंसर होगा। मिस्टर समीर वांट्स टू कनेक्ट 20 सिस्टम्स, 20 सिस्टम को कनेक्ट करना है और वो विच आर प्रेजेंट विद इन ए सिंगल होल, एक ही होल के अंदर वो रखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या बार बार डिस्कनेक्ट कनेक्ट होते जा रहे हैं बच्चे। राधिका
क्या हो गया था, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी? चलो, ये है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ प्रेजेंट विद इन ए सिंगल होल, हेल्प हिम चूज द बेस्ट डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग टू अचीव हिज पर्पज। ठीक है, तो 20 कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वो कौन सी डिवाइस का यूज करे, ये पूछा है। अब देखो, ये नोट वाला भी पढ़ लेना आप यहाँ पे ध्यान से, क्योंकि डिवाइस तो हमारे पास इसमें जो दी हुई है उससे में मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर आपसे बात करा जाए भाई रिपीटर, रिपीटर तो करने की ज़रूरत नहीं है एक सिंगल होल में। रिपीटर का काम तो है कि हमारे पास जो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, सिग्नल कम हो जाते हैं, लूज हो जाती है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसको रीजनरेट करता है, ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो जब 100 मीटर 100 मीटर 200 मीटर इतनी डिस्टेंस पे हमें कम से कम 100 मीटर की डिस्टेंस पे हम रिपीटर का यूज़ करते हैं। इसका काम है कि सिग्नल को ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे रीजनरेट कर देना। ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे काम है नहीं, तो रिपीटर तो आंसर होगा नहीं। रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर, फिजिकल पे करता है। दूसरा हमारे पास अगर हम गेटवे की बात करें, तो गेटवे दो डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ तो अलग अलग नेटवर्क है नहीं, एक सिंगल होल है, उसी के अंदर सिस्टम लगे हुए, उनको कनेक्ट करना, तो ये दोनों आंसर तो होंगे नहीं हमारे पास। अब हब और स्विच दोनों हो सकते हैं भाई, हब भी मल्टी पोर्ट होता है, स्विच भी मल्टी पोर्ट होता है, तो हब से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं। अब करना किसको, इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? देखो, हब और स्विच में से अगर कॉमन में भी हमें करना तो हम स्विच ही करते हैं भाई। स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस, हब अनइंटेलिजेंट पुराने ज़माने में यूज होता था। हब ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है कि डेटा जो आ रहा है एक जगह से वो सभी जगह फैला देता है, वो सभी नोड को दे देता है। तो अब यहाँ पर लेकिन स्पेशली एक नोट दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। नोट दैट द डेटा अराइविंग ऑन एनी ऑफ द लाइन शुड बी सेंड टू द इंटेंडेड नोड, यानी रिसीवर ओनली। यानी जो भी डेटा आ रहा वो आपको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है, वो डेटा आपको जिस रिसीवर को भेजना केवल उसी के पास जाना चाहिए, बाकी के पास नहीं जाना चाहिए। मान लिया हमारे पास 20 सिस्टम है, 1 से लेकर 20 तक के आईपी हैं उनके पास, तो अगर एक वाले ने डेटा 19 वाले को भेजा तो वो 19 पे ही जाना चाहिए, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए वहाँ पर उससे रिलेटेड। तो ये जो है किसके थ्रू होगा? मैक एड्रेस के थ्रू होगा भाई। यूनिकली एक लैन के अंदर डिवाइसेस को जो डिफ्रेंशिएट करता है वो मैक एड्रेस करेगा। तो मैक एड्रेस रीड करा जाता है स्विच के द्वारा, स्विच इसको कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा स्विच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइथन का क्वेश्चन है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, इसमें कहा है कि इन फाइल मोड द फाइल ऑफसेट पोजीशन इज, फाइल ऑफसेट पोजीशन इज एंड ऑफ द फाइल। फाइल ऑफसेट की पोजीशन किस में होती? अपेंड में, एंड में होगी। चाहे आप रीड करो या राइट करो, उनमें फाइल ऑफसेट की पोजीशन जो है वो हमेशा बिगिनिंग में ही होती है। रीड में भी, राइट में भी बिगिनिंग में होती है, अपेंड में ही एंड में होती है। बाय डिफॉल्ट फाइल ऑफसेट की जो वैल्यू होती है, ऑफसेट वैल्यू कितनी होती है? न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है ऑफसेट की? 0 1 2। रेफरेंस बता दो, रेफरेंस कितना होता है भाई? ऑफसेट तो हम कितना भी कर सकते हैं बाद में, लेकिन इसका रेफरेंस जो 0 1 और 2 ये होती है ना रेफरेंस वैल्यू। तो ठीक है, रेफरेंस वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? बिगिनिंग से। 1 का मतलब करंट से, और 2 का मतलब एंड से। आपको जब वो करना होता है, ऑफसेट चेंज करना होता है, तो हम रेफरेंस देते हैं ये। चलो भाई, यहाँ पर बताओ इस कमांड का क्या आउटपुट आएगा। एसक्यूएल क्वेरी लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, मिड वाली कमांड लगाई हुई है हमने यहाँ पे, और सेव इन्वायरमेंट लिखा है 6 और 7।
तो मिड लगाओ, सब str लगाओ या सब स्ट्रिंग लगाओ, तीनों कमांड एसक्यूएल में एक ही आउटपुट देती है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एसक्यूएल के अंदर स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग जो है 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ये चलती रहेगी। ये बताता है कि ये तो स्ट्रिंग है हमारे पास, ये जो हमारे पास 6 लिखा है ये है स्टार्ट पोजीशन। कहाँ से हमें, जब इसका मिड मतलब मिडिल से आपको एक सब स्ट्रिंग इसमें से निकालनी है, तो किस पॉइंट से निकालनी, किस इंडेक्स से निकालनी, वो यहाँ पे दी हुई है। ये 7 बताता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें निकालने हैं। ठीक है, तो 6 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है 6 नंबर पे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 7 कैरेक्टर निकालने, तो 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर एन तक हो गए, तो इनवाइन इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसके अंदर एसक्यूएल के अंदर जो है 1 से स्टार्ट होते हैं, बाकी नॉर्मल प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं तो उनमें 0 से इंडेक्सिंग चलती है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ए मोबाइल कनेक्टेड टू ए लैपटॉप थ्रू यूएसबी इज एन एग्जाम्पल। किसका एग्जाम्पल होगा, पैन का होगा। भाई आपका मोबाइल कनेक्ट है, पर्सनल होता है मोबाइल, ठीक है, तो उसको कनेक्ट कर रहे हैं आप अपने लैपटॉप से, तो ये हो जाएगा हमारे पास पैन का एग्जाम्पल। विच कमांड इज यूज टू डिलीट टेबल फ्रॉम ए डेटाबेस। डेटाबेस से डिलीट करने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी या डी? बी सर। बी होगा। ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। ड्रॉप से हम डेटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं, तो वहाँ पे लिखते हैं हम ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। तो ये हमारे पास बी वाला आंसर हो जाएगा। चलो इसमें भी मैच करना है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है तो। ब्राउज़र कौन सा है इसमें, गूगल क्रोम, ठीक है। मल्टीपोर्ट मॉडेम कौन सी है, हब होती है, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या है, SMTP, और BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। अब आप इसमें ये बताओ, BCC के बारे में अगर हम बात करें, आपको ब्लाइंड कार्बन कॉपी पता ही है। जब भी हम मेल भेजते हैं किसी को, तो मेल भेजने में हमारे पास एक टू होता है, एक CC होता है, एक BCC होता है, फिर सब्जेक्ट आता है और उसके बाद मैसेज की बॉडी होती है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 के अंदर लिखा है a@gmail.com, ठीक है, यहाँ पे लिखा है CC में B, ठीक है, और C, इनको मेल भेजी है। यहाँ पे भेजी मैंने D को और E को और F को, ठीक है, ये लिखे ABCDEF, ये 5 बंदे हैं हमारे पास, 6 हो गए हैं। इन 6 बंदों को मेल सेंड की गई है। अब ये बताइए इनमें लिखने का मतलब क्या हुआ, 2 में, CC में और BCC में। जिसको मेल भेज रहे हैं वो 2 और CC मतलब जिन सबको भेज रहे हैं सर, सबको दिखाई देगा, मतलब जिसको भेजी है। लेकिन BCC में सर उससे जिस पर्टिकुलर बंदे को भेजिए उसी को शो होगा। सबसे पहले तो एक बात बताओ आप, 2 और CC में क्या डिफरेंस होता है? ये हुआ जैसे मान लो स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स को करनी है मेल, तो 2 में तो स्टूडेंट्स का डाल देगा, और हाँ। CC में मान लो उसकी रेफरेंस प्रिंसिपल को भी दे दी, तो अच्छा उसको CC में डाल दी। अच्छा, रेफरेंस प्रिंसिपल को दे दी, CC में डाल दी। और BCC का क्या होगा फिर? CC में मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ताकि वो वाली जिसको भेजी है वो 2 वालों को नजर ना आए। 2 वालों को नज़र ना आए, अच्छा। देखो सबसे पहले तो 2 और CC में जो लिखी है वो तो सबको नज़र आती है, ठीक है। जो ID 2 और CC में लिखी होती हैं वो सबको नज़र आती हैं। डिफरेंस यही है, जैसे अभी देव ने बताया सही, कि एक्चुअल जिसको हमें मेल भेजनी होती है, जिसके लिए मेल होती है,
उनके नाम या तो 2 में लिखेंगे या BCC में लिखेंगे, CC में नहीं लिखेंगे। CC वालों के लिए वो मेल नहीं होती, ठीक है। मेल होती है या तो 2 वालों के लिए या होगी BCC वालों के लिए, ठीक है। 2CC वालों के लिए, CC वाले तो केवल रेफरेंस के लिए है कि उनको नोटिफाई किया जा रहा, कॉपी भेजी जा रही उनको। जैसे आप कोई लेटर लिखते हैं ना, या आपने गवर्नमेंट के सर्कुलर भी देखे होंगे, लास्ट में लिखा आ जाता है, ऊपर पूरा सर्कुलर बनाया या कोई भी ऑर्डर, लास्ट में लिख दिया कॉपी टू। भाई ये जो है हमने इसको भी भेज दी, डायरेक्टर को भी भेज दी, मंत्री को भी भेज दी, सेक्रेटरी को भी भेज दी, इसको भी भेज दी, ये सब लिखे आ जाते हैं नीचे, ठीक है। तो मान लिया आप वो कुछ कैंडिडेट हैं या उनके लिस्ट बना दिए कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया आपका, तो ज्वाइनिंग लेटर इनको भी भेजा, इनका थोड़ी ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर तो आपका, आपकी डिटेल, लेकिन इनको क्या है, रेफरेंस दिया गया, इनको भी बताया गया। जैसे मान लिया अभी इन्होंने कहा कि स्टूडेंट को हम क्लास में, क्लास टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स को मेल भेजना चाह रहा, लेकिन वो मेल भेज रहा है, इसकी खबर प्रिंसिपल को भी हो, तो CC में प्रिंसिपल का नाम भी डाल दिया। आप किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू में आप सेलेक्ट हो गए, तो HR आपको मेल भेज रहा, तो आपकी मेल ID होगी 2 के अंदर, और HR ने रेफरेंस दे दिया, जो वहाँ पे CEO है कंपनी का या कंपनी के ओनर है उनका रेफरेंस दे दिया, तो उनको क्या रखेंगे, CC में रखेंगे। जॉब CEO या ओनर को नहीं मिल रही, ठीक है, जॉब मिलेगी जिसको 2 में रखा उसको मिल रही, लेटर उसके लिए, लेकिन उनको रेफरेंस, उनको भी इन्फॉर्म किया गया कि हम इसको लेटर भेज रहे हैं, ठीक है। अब देखो BCC वालों को भी यही वाली चीज़ होती है, लेकिन BCC में हम उन बंदों को रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जो यहाँ पर BCC में लिखे गए वो बाकी को पता ना चले कि उनको भी भेजा जा रहा है डेटा, ठीक है। वो एक दूसरे को, ये होता है तब जब मान लिया हम अपने क्लाइंट्स को भेज रहे हैं डेटा, तो हम नहीं चाहते कि एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के बारे में जाने, या उसकी मेल की हमने किसी और को भी भेजा, वो अपने तक सीमित रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो ये 2 वाला है, A वाला बंदा, इस A वाले को किस किस की मेल ID दिखाई देंगी, ये बताओ। A वाले को किस किस, एक अपनी भी दिखाई देगी, B की भी दिखाई देगी, C की भी। यानी A वाले को अगर हम बात करें, A वाले को A की भी दिखेगी, B की भी दिखेगी और C की भी दिखेगी, ठीक है। B वाले को किस किस की दिखेगी, C की और A की। B वाले को भी सबकी दिखेगी, अपनी की भी, A की भी, B की भी और C की, अपनी तो दिखेगी भाई, अपनी मेल ID पे आया ही है। C वाले को भी सेम, A की भी, B की भी और C की भी। इनको किसी को भी BCC के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, चाहे वो CC वाले भी हों, उनको भी नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब अगर हम D की बात करें, तो D वाले को किस किस की मेल दिखेगी, D वाले को A की भी दिखेगी, B की भी दिखेगी, C की भी दिखेगी और D की भी दिखेगी, अपनी भी रहेगी, ABC इसके पास भी रहेगी। E वाले के लिए बात करें तो E वाले के लिए A, B, C और E रहेगी, और F वाले के लिए A, B, C और F हो जाएगी, ये वाली 100 होंगी, ठीक है। अब अगर हमारे पास, हमने इस तरह से चाहते हैं हम कि ये A वाला जो क्लाइंट है, इसके तो भाई सबको पता चल जा रहा, D, E, F को भी पता चल जा रहा कि A को भी भेजी, तो हम A को भी नहीं रखते यहाँ पर, ठीक है। हमारे पास क्लाइंट यही 3 है, A मान लिया हम खुद ही हैं, भेजने वाला है, वो अपनी मेल ID लिख लेगा। ये जो A है ये ही सेंडर है, सेंडर ने अपनी ही मेल ID लिख दी यहाँ पर 2 में, ठीक है, और जो उसके रिसीवर है मेन, वो DEF है। तो अब ये बताओ A को क्या क्या विजिबल होगा, किस किस की मेल ID विजिबल होंगी। अगर A खुद सेंडर हो तो A को किस किस की विजिबल होंगी। अब ये सेंडर है भाई, इसने तो सारी भेजी, इसको अब सबकी होंगी, ये 2 में लिखा हुआ है, 2 में लिखने के बावजूद भी इसको सबकी होंगी, A की भी, B की भी, C, D, E, F, CC, BCC वाली भी होंगी अब इसको,
ठीक है। इसका जो इनकमिंग इनबॉक्स आएगा, इनबॉक्स में मेल ओपन करोगे तो उसमें ये सारे दिखाई देंगे फिर, अगर ये सेंडर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट यूज होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 नंबर पे। बताओ भाई, इनमें से ओड वन बताओ कौन सा है। ये हमारे पास एसक्यूएल स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, 3 फंक्शन सही है, 1 फंक्शन गलत है। कौन सा गलत है? हाँ? मिडिल वाला। ठीक है, मिडिल नहीं होता, मिड होता है, सब एसटीआर होता है या सब स्ट्रिंग होता है। ठीक है, मिडिल नाम से कोई फंक्शन नहीं होता एसक्यूएल में, सब स्ट्रिंग निकालने के लिए ये तीनों होते हैं। चलो भाई, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, इन स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको और बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पिछले वाला पिछले वाला बेटा ये था कि हमारे पास यहाँ पर 4 फंक्शन दिए हुए थे, इसमें बताना था कौन सा अलग स्ट्रिंग के फंक्शन है एसक्यूएल में। तो मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग, ये हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, मिड, सब एसटीआर और सब स्ट्रिंग। ये मिडिल वाला नहीं होता है, यहाँ पे मिडिल वाला कोई फंक्शन नहीं है एसक्यूएल के अंदर। तो ये फाइंड करना था कौन सा इनमें से अलग दिया हुआ है। चलो ये स्टेटमेंट पढ़िए आप और बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बताओ। पहला लिखा, व्हेन ऑल द वैल्यू आर सॉर्टेड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास एक डेटा सेट दिया हुआ है, डेटा सेट में कुछ वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दी। ठीक है, तो पहले उनको क्या कर दिया, सॉर्ट कर लिया। उसके बाद उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी उसको हम मोड बोलते हैं। क्या सही है ये स्टेटमेंट? गलत है। क्या बोलते हैं फिर उसको, मिडिल वैल्यू को? मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जो मिडिल वैल्यू होती है, मिडिल वैल्यू स्टैटिक्स मॉड्यूल होता है पाइथन में, उसमें पढ़ाए जाते हैं ये। तो उस मिडिल वैल्यू को बोलते हैं मीडियन। मोड, मीडियन और मीन आपने पढ़े होंगे। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, और मोड जो होता है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी को बताता है, और मीन जो होता है वो एवरेज को बताता है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, ये वाला तो गलत हो गया। वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डेटा ऑफ एन एट्रीब्यूट या वेरिएबल इज कॉल्ड मोड। मोड का मतलब यही है जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो जब सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है उस डेटा को हम मोड बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यहाँ पर इस सेट में सब तरह के क्वेश्चंस हैं, मैचिंग के भी, स्टेटमेंट के भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी और नॉर्मल एमसीक्यू भी। ठीक है, तो पूरे पेपर के टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब देखो, इसमें दिया एडजेसेंस एलिमेंट आर कंपेयर्ड एंड स्वैप्ड इन। बताओ बेटा कौन सी सॉर्टिंग में होती है? बबल सॉर्ट में। बबल सॉर्ट में एडजेसेंस होते हैं ना, बराबर वाले को कंपेयर करते हुए चलते हैं। ठीक है, जो बबल सॉर्ट होता है उसमें अपने से पहले वाला जो एलिमेंट है उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, 2 लगातार एडजेसेंस एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट जो होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में किसको कंपेयर किया जाता है? पहले मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं और फिर उसको स्वैप कर देते हैं इनिशियल वैल्यू से, जो भी स्टार्टिंग में होती है उससे हम स्वैप करते हुए चलते हैं। इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो अपने से पहले वाले को करता है, फिर उससे पहले वाले को, सबको करता जाता है। इसमें केवल अपने से पहला, केवल एडजेसेंस को ही देखेगा, फिर वो अपने एडजेसेंस को, फिर वो अपने एडजेसेंस पे ही चलता है। बस एडजेसेंस सॉर्ट है ही नहीं कोई। बात बताओगे प्लीज? हाँ, भूल गए, पढ़ा तो था। जैसे
इंसर्शन में अपने से पहले वाले को देखते हैं, वो पहले वाला किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं? बेटा इंसर्शन सॉर्ट में ऐसे होता है, जैसे ये दिया हुआ है तो इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, अगर ये इससे छोटा है तो स्वैप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर फिर इस वाले एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे, ये इससे छोटा नहीं है तो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले को जाएंगे, नेक्स्ट वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो ये इससे छोटा है तो ये हमारे पास इससे छोटा, उसके बाद फिर इसको इससे भी करके देखेंगे, ठीक है भाई। इंटरनली ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे, यहाँ पे नहीं है तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा 3, 5, 8, और 8 की जगह 7 हो गया और फिर 8 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 को इससे करेंगे, यहाँ पर ये स्वैप 8 इधर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 2 को इससे भी करेंगे, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा 7, फिर इससे भी करेंगे, फिर इससे भी करेंगे, ऐसे ही 1 बाय 1 सबसे करते हुए चलना होता है। इंसर्शन सॉर्ट में ऐसे काम करता है, ठीक है। जबकि हमारे पास बबल सॉर्ट जो होता है, बबल सॉर्ट में केवल एडजेसेंसी को पास में काम करता है वो। जैसे मान लिया 3, 8, 5, 4, 9 ये लिखे हुए हैं तो पहले हम इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर हमें सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे बाद में पहुंचाना है तो हमें क्या करना, अगर ये इससे बड़ा है तो सही है, तो फिर हम अब अगले वाले एलिमेंट को पकड़ेंगे, फिर उसको अगले वाले से इससे करेंगे कंपेयर, ठीक है। वहाँ पर इंसर्शन में जिस एलिमेंट को पकड़ा था उसी को कंपेयर करते हुए जा रहे थे सबसे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इसको कर लिया, अब इससे अगले वाले को करेंगे, ठीक है। अगले वाले को करेंगे तो यहाँ पर ये तो बड़ा है तो ये आगे चला जाएगा, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 8 चला गया, फिर यहाँ पे 4, फिर 9, फिर इस 8 को इस वाले से करेंगे, अपने एडजेसेंस से करेंगे बस, तो ये भी हमारे पास स्वैप हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, फिर इसको इससे करेंगे, तो ये अपनी पोजीशन पे है ही। तो एक पास कंप्लीट होने पे सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे बाद में पहुंच गया आपके पास। इसी तरीके से फिर बाकी दोबारा से शुरू कर देंगे, ऐसे ही करना यहाँ पे। तो ये हमारे पास बबल सॉर्ट में इस तरीके से करता है, तो इसमें एडजेसेंस एलिमेंट होते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में जो होता है उसमें सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, जैसे 3, 8, 5, 2, 9 ये लिखा हुआ, तो इसमें मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे, 2 है तो उसको पहले वाले से रिप्लेस कर देंगे, 2, 8 स्वैप कर दिया, ये 3 यहाँ आ गया, तो अब हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो बाकी बचे उनमें सबसे छोटा देखेंगे 3 है, इसको फिर इससे रिप्लेस मार देंगे, जो बाकी बचे हुए थे उनमें पहले नंबर पे जो लिखा, तो 2, 3, 5, 8, 9 ऐसे बन जाएगा। फिर इनमें सबसे छोटा यही है, तो ये तो अपनी पोजीशन पे है ही, ठीक है, इसको स्वैप करने की जरूरत नहीं, फिर 8 है, ये स्वैप सॉर्ट हो जाएगी ऐसे ही। तो ये सिलेक्शन में होता है, तो एडजेसेंस एलिमेंट से बबल सॉर्ट में किया जाता है, तो आंसर इसका बबल हो जाएगा। चलो इस वाले 18वें क्वेश्चन को देखो, स्टेटमेंट दिए हैं 4 हमारे पास, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। Q इज एन ऑर्डर्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, Q लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होती है या नॉन लीनियर होती है? लीनियर होती है। Q होगी, स्टैक हो गया, लिंक लिस्ट होगी, ये सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारे पास नॉन लीनियर के अंदर आते हैं हमारे, जैसे ट्री हो गया या ग्राफ हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है ये हमारा। दूसरा कहा है इसने, डी क्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन। डी क्यू से हम स्टैक और क्यू दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। डी क्यू से स्टैक के थ्रू भी यूज कर सकते हैं उसको, क्यू के थ्रू भी, बट डी क्यू तो दोनों एंड से होती है ना, इंसर्शन भी और डिलीशन भी दोनों। डी क्यू भी फर्दर हमारे पास होती है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड या आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड आप करके उससे स्टैक भी बना सकते हो, या क्यू जैसे भी आपको फीफो या लीफो में यूज करना वो कर सकते हो। अच्छा, क्यू वर्क ऑन फीलो प्रिंसिपल, ये सही है, ये तो गलत है, फीफो पे करती है क्यू, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। अच्छा, डी क्यू इज ए वर्जन ऑफ क्यू विच डज नॉट अलाउ इंसर्शन एंड डिलीशन एट बोथ एंड, ये सही है गलत है? ये भी गलत है, डी क्यू तो दोनों एंड पे अलाउ करती है।
तो पहला और दूसरा ए और बी स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही होगा। ए और बी कौन से ऑप्शन में है? बी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। द डिफॉल्ट रेफरेंस पॉइंट फॉर फाइल ऑब्जेक्ट सीक, ठीक है। जो फाइल ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पे, मान लिया फाइल ऑब्जेक्ट है f.seek आपने लगाया, ठीक है। ऑफसेट है कुछ भी, मान लिया 20 पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0 1 2, -1 तो होती नहीं, तो क्या होती है? डिफॉल्ट 0 होती है। 0 डिफॉल्ट 0 मतलब बिगिनिंग से, बाय डिफॉल्ट बिगिनिंग से शुरू होता है ना। और 1 मतलब क्या होता है? करंट से होता है हमारे पास। और 2 मतलब एंड से होगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी हमारे पास वो 0 होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। बताओ बेटा 20 नंबर का क्वेश्चन। माई फाइल डॉट txt जो है आपके पास एक फाइल दी हुई है, टेक्स्ट फाइल है। उस टेक्स्ट फाइल में से हमें नेक्स्ट लाइन को रीड करना, ठीक है। F1 जो है फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है। तो नेक्स्ट लाइन को रीड करने के लिए आप F1 डॉट रीड लाइन्स यूज करेंगे, या F1 डॉट रीड लाइन करेंगे, या रीड नेक्स्ट करेंगे, या रीड करेंगे। कौन सा करेंगे? रीड लाइन बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। रीड लाइंस तो उसके आगे जहाँ भी हमारे पास फाइल पॉइंटर है उसके आगे की सारी लाइनें कर देगा। इसने कहा केवल नेक्स्ट लाइन करना, ठीक है। रीड नेक्स्ट, वो नेक्स्ट लाइन हमें रीड करनी, तो एक ही लाइन करनी मतलब वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम ये करेंगे। रीड नेक्स्ट हमारे पास होता नहीं, रीड जो है सारे के सारे को कर देता है कैरेक्टर बाई कैरेक्टर। अब पोस्ट फिक्स ऑपरेशन हमें बताना है। पोलिश नोटेशन होते हैं हमारे पास, प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का यूज हम करते हैं स्टैक में। स्टैक के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो पोस्ट फिक्स के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू बी प्लस सी डिवाइड डी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? यहाँ पे इंटू और डिवीजन की बराबर होती है, जो पहले आ रहा उसको कर दो। तो ए बी इंटू, ठीक है, फिर हो गया प्लस सी डिवाइड डी। तो इसको एक नाम दे दिया, मान लिया m लिख दिया इसका नाम। प्लस के सी डी को कर दो, अब सी डी डिवाइड हो जाएगा, इसको एक नाम दे देते हैं n। तो ये हो गया m प्लस n। तो ये क्या बन जाएगा? पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो पोस्ट फिक्स में ऑपरेटर बाद में चले जाते हैं। अब m की वैल्यू है ए बी प्लस वो इंटू, और n की वैल्यू है सी डी डिवाइड, और लास्ट में है प्लस। कौन से में मैच हो रहा? सी वाले ऑप्शन में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म हो जाते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइल ऑफसेट पोजीशन ऑफ ए फाइल ओपनड इन रीड मोड। रीड मोड में ओपन किया तो फाइल ऑफसेट कहाँ पे मिलेगा? बिगिनिंग में, एंड में, करंट है, कहीं भी मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? बिगिनिंग में मिलता है भाई। रीड में ओपन करो या राइट में करो, बिगिनिंग में मिलता है, और अगर अपेंड में करा तो एंड में मिलता है, ठीक है। चलो अब हमारे पास हो गया 23 नंबर का क्वेश्चन। ये बताओ बेटा, एक फंक्शन है माई डिव नाम का, उसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं x और y पैरामीटर। अगर y की वैल्यू 0 है तो एक एक्सेप्शन रेज हो रही है 0 डिवीजन एरर की। अदरवाइज क्या हो रहा है? x और y, x को y से डिवाइड करके वैल्यू दे दे रहा है। अगर 0 नहीं है तो क्या होगा? वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर 0 है y की वैल्यू तो क्या होगा? एक्सेप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया है, माई डिव को a की x की वैल्यू 4 पास कर दी और y की 0 पास कर दी। तो y 0 है तो इसका मतलब क्या है? 0 डिवीजन एरर हो जाएगी, n के पास ही आ जाएगी। तो इसका आउटपुट 0 डिवीजन एरर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास
कैसे आ गया? इजी क्वेश्चन कैसे आ गया? आ जाता है। कुछ बच्चे इसमें भी, इसमें ये ऐसे ऐसे दे रखे होते हैं, मैं तो मोस्टली रॉन्ग होते हैं, जैसे मुझे आता था। ये तो आता था, इसमें तुम भी कभी वैल्यू एरर ना बता देते हैं? देख लो, आता था तो अच्छी बात है, आना चाहिए। इतना पढ़ लिया तुम्हें तब भी नहीं आएगा तो क्या बात। चलो इसका बताओ तुम, ये भी तो आसान है। देखो, कम्युनिकेशन मोड, ठीक है, कम्युनिकेशन मोड अलाउ कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, वो क्या होगा? फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। क्या हाफ सिंप्लेक्स भी होता है कुछ? ये तो नहीं होते। 3 तरह के हमारे पास ये मोड होते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास फुल डुप्लेक्स है, ठीक है। टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये किसके एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स मोड के, ठीक है। वॉकी टोकी होगी हमारे पास, हाफ डुप्लेक्स होगी। मोबाइल हो गया हमारे पास, मोबाइल कम्युनिकेशन हम करते हैं तो वो हो गया हमारे पास फुल डुप्लेक्स। रेलवे ट्रैक हो गया तो किसका एग्जाम्पल होगा? हाफ डुप्लेक्स का। एक रेलवे ट्रैक पे गाड़ी आती भी है जाती भी है, दोनों तरफ से होता है ना, ठीक है। तो हाफ डुप्लेक्स में हो गया। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में एक टाइम पे एक तरफ होता है, वैसे दोनों तरफ हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एडवांटेज ऑफ ए डेटाबेस ओवर फाइल सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताओ भाई, एडवांटेज बतानी है डेटाबेस सिस्टम की फाइल सिस्टम के ओवर, क्या एडवांटेजेस होती है। तो पहला इसने स्टेटमेंट दिया है कि रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी एंड सेव स्टोरेज। सही है गलत है? भाई आप RDBMS यूज़ कर रहे हो और एक आप यूज़ कर रहे हो वर्ड में बना रहे हो फाइल, तो वर्ड में बनाने में आपका डेटा रिडंडेंसी हो सकती है। यहाँ पे तो प्राइमरी की कर लिया, डुप्लीकेशन का मतलब ही नहीं, तो सही हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ डेटा इज पॉसिबल, तो डेटाबेस आपने बनाया डेटाबेस सर्वर पे और वहाँ से उसको कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे आपने लिंक कर दिया और एक्सेस कर सकते हैं सब। डिफ़िकल्ट टू एक्सेस डेटा इन फॉर्मेटेड वे, कि जो हमारे पास जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में नहीं बना सकते, हम एक्सेस नहीं कर सकते। ये सही है गलत है? ये गलत है। भाई आप फॉर्मेटेड तो कैसे भी कर लो ना, वेबसाइट पे जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में कर लो, HTML वगैरह CSS वगैरह लगा कर फॉर्मेट कर सकते हैं हम, ठीक है, डेटा को एक्सेस करके। डेटा इनकंसिस्टेंसी इज रिड्यूस टू लार्जर एक्सटेंट, डेटा इनकंसिस्टेंसी कम हो जाती है डेटाबेस सर्वर में फाइल सिस्टम के मुकाबले। सही रहेगी। मान लिया भाई आपने एक्सेल में भी बना लिया, एक्सेल में आपने लिख लिया एक कॉलम का नाम ID है और ID में कोई नाम लिख दे तो एक्सेल तो गलत नहीं बता रहा उसको, लेकिन ये गलत बता देगा। टाइप दिया हुआ ID में इंटीजर है तो इंटीजर ही होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारे पास। डेटाबेस आर नॉट पोर्टेबल, ये गलत है। आप बैकअप बना सकते हो किसी भी दूसरे सिस्टम पे, उसको रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो A, B और E वाले हमारे पास सही हैं इसमें, A, B और E। देखो भाई यहाँ पर दिया हुआ A, B और E कौन से वाले ऑप्शन में है? C वाले ऑप्शन में है, तो C वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइक ऑपरेटर से रिलेटेड है। लाइक ऑपरेटर में दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होते हैं, अंडरस्कोर और परसेंटेज। उसके बारे में कहा, परसेंटेज का मतलब 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर। सही है ये तो भाई, 0 और मोर होते हैं। अंडरस्कोर का मतलब 0, 1 और मल्टीपल होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, ओनली मल्टीपल होते हैं, अंडरस्कोर नहीं होते। अंडरस्कोर एग्जैक्टली एक सिंगल कैरेक्टर होता है, ये सही है। और परसेंटेज रिप्रेजेंट 0 कैरेक्टर, ये क्या है? ये भी गलत है भाई, 0 और मोर होता है वो। तो क्या सही हो गया इसमें? A और D, ये दो स्टेटमेंट, A और D वाला स्टेटमेंट सही हो जाएंगे यहाँ पे। तो A और D A वाले ऑप्शन में ही है, A वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, A और D का। चलो 27 वाला, टाइप इज रिटन बाय रीड लाइंस मेथड
ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल में आप डेटा को रीड कर रहे हो और रीड लाइन आपने लगाया है, रीड लाइंस, एफ डॉट रीड लाइंस। आउटपुट किस फॉर्मेट में आएगा? स्ट्रिंग में आएगा, टपल या लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में आएगा। हर लाइन को एक उसमें लाइन नंबर 1 आएगी यहाँ पे, ठीक है, बाद में स्लैशन आ जाता है, लाइन नंबर 2 और इसके बाद में भी स्लैशन, ऐसे ही जितनी भी लाइन है वो आ जाएंगी। हर लाइन की एक एलिमेंट बन जाएगा, लिस्ट का एक एलिमेंट एक लाइन। अगर फाइल में 10 लाइन है तो 10 एलिमेंट होंगे लिस्ट में, ठीक है, और वे सारे एलिमेंट स्ट्रिंग की फॉर्म में रहते हैं। अच्छा, मैक एड्रेस की लेंथ कितने बिट की होती है? 48। IPv4 की कितनी होती है? V4 और V6? V4 की 32 और V6 की 128। 128 सही। चलो भाई, चलो चूज द नेटवर्क टोपोलॉजी दैट रिक्वायर ए सेंट्रल कंट्रोलर। स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जैसे हब होता है, हब हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रल कंट्रोलर की तरह वहाँ पे काम करता है, ठीक है, उससे सारी चीज़ कनेक्ट होती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर हब वो स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर में कहा, इज ए वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सिस यूजेज ए लार्जर स्पेक्ट्रम डिलीवर कनेक्शन टू वेरियस डिवाइस। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम माइक्रोवेव को एक्सेस कर सकते हैं, यानी वायरलेस में यूज होगी, माइक्रोवेव को एक्सेस कर रहे हैं और इंटर ऑपरेटेबिलिटी में कर रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? वाईफाई होती है, वायरलेस मैन या वाईमैक्स होता है या माइक्रोवेव होता है? जल्दी बताओ। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और ये इसकी WI मैक्स, W का मतलब होता है यहाँ पे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। W का मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड। देखो इसने कहा यूजेज ए लार्ज स्पेक्ट्रम डिलीवर कनेक्शन टू वेरियस डिवाइस, वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन में ही वर्ल्ड वाइड लिखा हुआ। I का मतलब होता है इंटर ऑपरेटेबिलिटी, इंटर ऑपरेटेबिलिटी, ठीक है। फिर M का मतलब है माइक्रोवेव, यानी फॉर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और AX का मतलब है एक्सेस करना, ये इसी की फुल फॉर्म है। ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है ये, इसका मतलब ही हमारे पास वाईमैक्स है, ठीक है। तो वाईमैक्स इज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। इसका यूज किया जाता है हमारे पास लार्जर स्पेक्ट्रम को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो वाईमैक्स की फुल फॉर्म ही दे रखी है वहाँ पे, शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे बतानी है क्या होती है हमारे पास, वो इसमें क्वेश्चन में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के एग्जाम्पल कौन? गाइडेड मतलब वायर्ड मीडिया, अनगाइडेड वायरलेस। तो वायर वाले कौन कौन से हैं इसके अंदर? यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सल, ये वायर्ड गाइडेड मीडिया है हमारे पास यहाँ पे। तो यानी बी वाला आंसर, बी, डी और ई, सी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बी, डी और ई। चलो 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन और रीजन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। कोई और बच्चे बता दो भाई, ये 2-3 ही, प्रियंका, एकता और रोहित, यही आंसर दिए जा रहे हैं। बताओ। वाईफाई गिव्स यूजर द फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अराउंड विद इन द नेटवर्क एरिया while being connecting to the network,
सही सही रहती भाई वाईफाई से अगर आपने कनेक्ट कर रखा है तो आप जहाँ तक वाईफाई का नेटवर्क है वहाँ तक कहीं भी घूम सकते हो, नेटवर्क से कनेक्ट रहोगे। ठीक है, सही स्टेटमेंट दिया हुआ। फिर कहा है वायरलेस नेटवर्क कनेक्ट कम्युनिकेशन डिवाइस कम्युनिकेटिंग डिवाइस टू ईच अदर विदाउट एनी वायर। तो वायरलेस के थ्रू आप बिना वायर के जो है कनेक्ट हो सकते हो, ये भी सही बात है। ठीक है, तो बिना वायर के कनेक्ट हो सकते हो, ये भी है और ये भी, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही का तो हमारे पास ए में भी लिखा हुआ है, दोनों करेक्ट हैं, बी में भी लिखा हुआ है। अब ये बताना है कि एक्सप्लेनेशन सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। भाई जो बात दे रखा है। जो भाई हम सही दे रखा बिना वायर के, तभी तो उसमें कहीं भी मूव कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो 33 नंबर का आंसर बताओ। इसमें मिड पॉइंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट इज इम्पोर्टेंट इन। मिडिल पॉइंट निकालना किसमें, बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च में मिडिल पॉइंट से डिवाइड होता है हमारे पास जो भी लिस्ट दी हुई है, एरे दिया हुआ है, और फिर हम सर्चिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एट्रीब्यूट ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं, तो फाइल के एट्रीब्यूट हमारे पास क्लोज्ड होता है, ये बताता है कि फाइल क्लोज हो गई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो एफ डॉट क्लोज, क्लोज्ड एट्रीब्यूट है एफ डॉट क्लोज्ड। और एक होता है एफ डॉट क्लोज फंक्शन होता है। तो एफ डॉट क्लोज जो फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन क्या करता है, क्या हो गया, एक मिनट, इसमें अरे ये मैच कहाँ से चल गया, जेब में रखे रखे जियो सिनेमा चल गया। आरसीबी और एसआरएच का मैच चल रहा है। चलो, तो ये क्या है, ये तो फाइल को क्लोज करता है, और ये क्या बताता है, ये बताता है कि फाइल क्लोज हो गई है या नहीं हो गई है। ये ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। ठीक है, मोड, किस मोड में हमने फाइल को ओपन किया हुआ है, एफ डॉट मोड में बताता है, रीड मोड में, राइट मोड में, या अपेंड मोड में। नेक्स्ट हमारे पास होता नहीं है, न टेल होता। एफ डॉट नेम से फाइल का नाम बताता है, किस नाम की फाइल है, उसके पाथ के सही। तो ये हमारे पास जो है, हम यहाँ पे आंसर हो गया ए बी और डी वाले सही हैं। ए बी डी देखो कौन से में दिया हुआ है, ए बी डी, डी वाले ऑप्शन में ही है ए बी डी, तो डी वाला आंसर सही हो जाएगा। फिर एसक्यूएल का क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ ए टेबल हैज 5 टपल, एक टेबल है उसमें 5 टपल हैं, 7 एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो बताओ भाई उसकी कार्डिनलिटी और डिग्री क्या होगी। डिग्री होती है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री होती है, और नंबर ऑफ टपल क्या होते हैं, कार्डिनलिटी होती है। तो कौन सा आंसर होगा, डिग्री 7 कार्डिनलिटी 5, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताओ बेटा। कंसीडर द गिवन फाइल, एक फाइल है pledge.txt। इस फाइल में लिखे हुए हैं 2 लाइन लिखी हुई है, इंडिया इज़ माई कंट्री, और सेकंड लाइन में ऑल इंडियन आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है, और रीड लाइंस मेथड से इसका डेटा को रीड करा है हमने। अब रीड लाइन से जो डेटा आया उसको लाइन नाम के एक ऑब्जेक्ट में हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और यहाँ पे फिर इसकी लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये लाइन का टाइप क्या होगा, पहले तो ये बताओ, लाइन का टाइप क्या होगा, लिस्ट होगी ये। ठीक है, अब लिस्ट की लेंथ बतानी है हमें, कितने एलिमेंट होंगे उसमें, जितनी लाइन उतने एलिमेंट। ठीक है, 2 लाइन है इसमें तो 2 एलिमेंट हो जाएंगे बस लिस्ट में। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है ये। ठीक है,
तो 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सर एक बार फिर से बताओ। भाई इस लाइन को, इस फाइल को अगर हम रीड कर रहे हैं, रीड मोड में हमने रीड करी, रीड लाइंस नाम का मेथड यूज किया, तो क्या देगा ये? ऐसे ही तो देगा। पहला एलिमेंट लिखागा इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है, यहाँ पे /n आ गया। दूसरे में क्या आएगा? ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स, फिर /n। इस तरह से यही तो लिस्ट बनेगी। लिस्ट में कितने एलिमेंट, उसकी लेंथ निकालनी। लेंथ क्या बताता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। 2 लाइनें, जितनी फाइल में लाइन होती हैं उतने हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट होगी, ठीक है। वो लिस्ट का साइज। कैरेक्टर काउंट नहीं होते, लाइन काउंट। हाँ, लाइंस में ही तो देता है। रीड लाइंस, एक लाइन का एक ये तो एलिमेंट। पता है लिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स पे देता है, इम्प्लीमेंटेशन भी पता था। चलो कोई नहीं, चलो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, एक काम करते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, आ नहीं रहा इस पे, तो हम इसको 2 पार्ट में खोल लेते हैं। अरे भाई सेलेक्ट कॉपी, चलो बेटा देखो, ये हमारे पास, इसको ऐसे कर लेते हैं, हाफ हाफ लगा लेते हैं हम, हाफ इधर कर लेते हैं। इधर का ये हो गया, ये समझो आप, ठीक है। अब सही दिखाई दे रहा ना? ये ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया ऐसा। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है S, उसके अंदर लिखा हुआ है SPSC #2023, S कैपिटल में, P और C स्मॉल में। अब हमने एक नई फाइल ओपन करी, फाइल का नाम है new.txt और राइट मोड में ओपन की है, W+ में। राइट के बाद उस पर रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने लिखा है राइट S, ठीक है, यानी राइट S का मतलब ये S जो है फाइल के अंदर लिख दिया हमने, फाइल में S लिख दिया। फिर फाइल पॉइंटर को 0 पोजीशन पे गए, 0 पोजीशन पे ले जाके उसमें से 9 कैरेक्टर रीड कर लिए। 9 कैरेक्टर रीड करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है इसमें, 9 के 9 हमने रीड कर लिए हैं। अब यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आएगी? C के अंदर ये पूरा डेटा आ गया, मतलब SPSC 2023 आ गया, ठीक है। अब हमने for I in C कर दिया, यानी फॉर लूप लगा दिया, तो एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे लेके आ रहा। अब इसमें कहा है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या कहा है, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। ये है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कहा है इसने, कि अगर हमारे पास I की वैल्यू इज अपर, वो कैपिटल लेटर है, तो हमें क्या कर देना, उसको लोअर में कर देना। कैपिटल है तो स्मॉल लेटर में कर देना, और बाद में उसके हैश लगा देना, एंड में हैश लगा देना। अगर वो इज लोअर है, लोअर केस में, तो अपर केस में करके हैश लगा दो। अगर वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कोई डिजिट है, इज डिजिट, तो उसमें एक ऐड करके हैश लगा दो। अगर वो ना कैपिटल लेटर, ना स्मॉल लेटर, ना डिजिट, कोई और कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो डॉलर से, उसकी जगह डॉलर करके फिर हमें हैश लगा देना। तो आउटपुट बताना आपको क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट हमें वहाँ से समझ में आ गया है क्या होगा। अब देखो, पहला S कैपिटल है, कैपिटल वाले को स्मॉल कर देना है, ठीक है। उसके बाद हैश लगाना है, फिर P को कैपिटल कर देंगे, उसके बाद फिर से हैश लगाएंगे, ठीक है। फिर S को स्मॉल कर देंगे, उसके बाद फिर हैश लगाएंगे, फिर C को कैपिटल करके फिर हैश लगाएंगे। फिर हमारे पास हैश आ गया। हैश ना तो कैपिटल है, ना स्मॉल है, ना डिजिट है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा यहाँ पे।
यहाँ पे डॉलर हो गया और फिर हैश आ गया। फिर डिजिट में क्या करना है, डिजिट में एक ऐड करना है, तो एक ऐड करना है यानी 2 की जगह क्या हो गया 3, हैश 0 की जगह 1, हैश 2 की जगह 3, फिर हैश 3 की जगह 4, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा इसका, स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है SPSC, तो ये वाला B और D तो ख़त्म हो गया और लास्ट में 4 आ रहा, तो 4 ये वाला यानी C वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। समझ आ गया ना, तो ये सिंपल सी है, बस बड़ा सा क्वेश्चन वैसे ही देखने में लग रहा, कॉन्सेप्ट यही है हमारे पास नॉर्मल सा। क्या डॉलर भी तो दिया हुआ है, डॉलर C में ये आ रहा है। ठीक है, चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी 2-2 क्वेश्चन का ही है, ये सारे क्वेश्चन आगे के हमारे डबल में ही है। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास टेबल दी हुई है ये, और एक टेबल हमारी यहाँ पर ये है। थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं इसको, ये हो गया, दिख तो रहा है ना क्लियर। ये हमारे पास एक टेबल दे रखी, टेबल 1, ऊपर टेबल A दे रखी, ये टेबल A है और ये टेबल B है, और ये आउटपुट वाली टेबल है, एक इनका आउटपुट है। टेबल 1 में क्या है, 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर है, नाम लिखे महक, महिरा, लवन्या, संजय, अभय, और कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। टेबल 2 में भी 1 2 3 4 हैं, इसमें नाम है आस्था, महिरा, मोहित, संजय। अब जो आउटपुट वाली टेबल है, आउटपुट वाली टेबल में हमारे पास महक, लवन्या और अभय है। तो आपको ये बताना कि इन 2 टेबल पे हमने क्या ऑपरेशन लगाया कि हमें आउटपुट मिला है, ये बताओ क्या ऑपरेशन लगाया। माइनस करा भाई, देखो यहाँ पे महक है, इसमें महक है नहीं। ठीक है, तो जो हमारे पास A माइनस बी करेंगे हम, तो A माइनस बी का मतलब एक ही वो डेटा जो B में नहीं है वो होता है। तो महक इसमें है, इसमें नहीं है, तो आउटपुट में महक आ गई, ये आ गई महक आ गई, यहाँ पे खुशबू आ गई है यहाँ पर। ठीक है, अब महिरा जो है यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो उसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो माइनस करने से कट गई हमारे पास। लवन्या यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो लवन्या यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर संजय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो संजय से संजय कैंसिल हो गया, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अभय बचा, अभय यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आ गया अभय। बाकी ये मोहित, इसमें कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो माइनस किया गया है हमारे पास। सी वाला आंसर हो जाएगा, टेबल ए में से टेबल बी को माइनस किया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑपरेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक 2 टेबल दी हुई है इसमें भी। ठीक है, ये 2 टेबल देखो, पहले लेफ्ट वाली साइड में इसमें कहा है कि हमारे पास, अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाली टेबल में, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन दिल्ली मेक यूज ऑफ DBMS टू स्टोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसने एक DBMS का डेटाबेस बनाना है जिसमें वो स्टूडेंट के रिकॉर्ड रखेगा। डेटाबेस का नाम उसने रखा है स्कूल रिकॉर्ड के नाम से, और 2 टेबल बनाई, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है,
एक स्टूडेंट लाइब्रेरी STU लाइब्रेरी नाम सा टेबल है, ठीक है। अब इसमें कहा कि जो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल है उसमें तो स्टूडेंट की डिटेल उसने स्टोर करी हुई है, और ये स्टूड लाइब्रेरी वाली टेबल में जो बच्चे बुक ले रहे हैं लाइब्रेरी से उसकी डिटेल है। बुक की ID यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है हर बुक का, और मिनिमम इशू ड्यूरेशन बुक की 1 दिन है, कम से कम 1 दिन के लिए इशू होती है बुक। अब ये जो टेबल बनाई गई है, इन टेबल के कॉलम के नाम और डेटा टाइप यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। पहली वाली टेबल में ये सारे कॉलम आपको बनाने हैं और ये उनके टाइप है, दूसरे वाली में भी ये बनाने। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देना है यहाँ पर इस वाली साइड में जो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। इसमें क्या कहा है, इसके अंदर यहाँ पे कहा गया है कि आइडेंटिफाई द SQL क्वेरी विच डिस्प्ले द डेटा ऑफ टेबल स्टूडेंट लाइब्रेरी STU लाइब्रेरी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट ID। बताओ क्या आंसर होगा, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट ID। क्या करना हमें इसमें कि हमें डिस्प्ले करना है डेटा, इस पूरी टेबल का डेटा डिस्प्ले करना असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट ID के। तो सबसे पहले तो ये देख लो स्टूडेंट ID में असेंडिंग ऑर्डर कहाँ लिखा है, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये गलत, ये असेंडिंग पूरा नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट होता है या ASC से होता है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर लगाया वो बुक ID के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे स्टूडेंट ID के अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या होगा, C वाला हो जाएगा, ठीक है। पूरा देखने की जरूरत नहीं, आप बस समझो यहाँ पर किस तरीके से हमारे पास एलिमिनेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर लेंगे, बाकी आप डिटेल में करते हुए। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी की बताओ इस टेबल की क्या होगी, बुक ID, स्टूडेंट ID, इशू डेट और रिटर्न डेट, ये 4 हैं हमारे पास इसमें दिए हुए। यहाँ पे का प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, ठीक है। बेटा शांत रहो, चुप, क्या होगी, बुक ID हो जाएगी। सानवी क्या कहा, शांत। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी विल फैच ID ऑफ दोज इशूड बुक विच हैव, क्या है आगे, विच हैव नॉट बीन रिटर्न्ड, ठीक है। ऐसी बुक की ID फैच करनी जो अभी तक रिटर्न नहीं हुई, तो यानी रिटर्न नहीं हुई है तो उनके रिटर्न वाले कॉलम में क्या होगा, नल होगा, ठीक है भाई। जो रिटर्न वाला कॉलम है उसमें नल हो जाएगा, रिटर्न डेट लिखी हुई है, रिटर्न डेट उसकी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। जो ऐसी बुक है उनकी डिटेल, बाकी तो देखो यहाँ तक तो सारे ऑप्शन में सही है, तो बुक ID तो नल होगी नहीं हमारे पास, वो तो प्राइमरी की है। स्टूडेंट ID भी नल नहीं होगी। इशू डेट नल या रिटर्न डेट, उसने कहा रिटर्न नहीं हुई, इशू तो हो सकती है वो, लेकिन रिटर्न नहीं हुई है, तो रिटर्न डेट हमारे पास नल है, D वाला आंसर। अल्टरनेट की बतानी स्टूडेंट टेबल में, ये वाली टेबल है स्टूडेंट वाली टेबल, इस टेबल में प्राइमरी की तो स्टूडेंट ID हम ले लेंगे, अल्टरनेट की क्या होगी, अल्टरनेट की के ऑप्शन दिए, स्टूडेंट का नाम तो हो नहीं सकता, रिपीट हो सकते हैं, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है, क्लास नहीं हो सकती, क्लास रिपीट होगी, तो कॉन्टैक्ट या हमारे पास आधार हो सकता है, दोनों न्यूमेरिक में दिए, तो मोस्ट जो सुटेबल है वो कौन सा लेंगे हम, आधार बिल्कुल यूनिकली आइडेंटिफाई है, ठीक है, आधार नंबर लेंगे, कॉन्टैक्ट तो सेम भी दे सकता है, तो इनमें से वैसे अगर हमें एक ही सेलेक्ट करना तो आधार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 पे। 43 वाले पे देखो बेटा, इसमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी विल डिस्प्ले डेट ऑन विच नंबर ऑफ इशूड बुक ग्रेटर देन 5। किसी पर्टिकुलर दिन 5 से ज़्यादा बुक इशू हुई हैं लाइब्रेरी में, तो वो डेट बतानी है आपको, किस दिन हुई है, तो इशू डेट बतानी, वो इशू डेट तो सब में सेलेक्ट की हुई है, फ्रॉम स्टूडेंट यहाँ तक की बात, ग्रुप बाई इशू डेट यहाँ तक सब सारों में सेम है, बस लास्ट वाला आपको देखना भाई, हमें देखना 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमें अगर वो लगाना है एग्रीगेट फंक्शन काउंट वाला, तो वो वेयर के साथ तो लगता नहीं, हैविंग के साथ लगता है, तो वेयर वाला ख़त्म हो गया,
हैविंग वाले बच गए अब हमारे पास। तो हैविंग वाले में दोनों में ही सेम लिखा, हैविंग काउंट। इसमें रिटर्न डेट है, इसमें इशू डेट है, तो हमें तो इशू डेट देखनी, तो सी वाला आंसर। ठीक है, तो सी वाले में इशू डेट देखनी है हमें, वे जिसमें 5 से ज़्यादा हमारे पास इशू हुई है। तो ये एक टेबल के बेस पे इस तरह से क्वेरी हमने यहाँ पे करी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन है, ये इसमें बताना है। अच्छा, ये तो नॉर्मली है, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। प्राइमरी की क्या होगी इस टेबल की? एडमिशन नंबर। ये यूनिक होगा हमारे पास, ये प्राइमरी की हो जाएगी। अच्छा, अब हम अच्छा इसमें भी मल्टीपल टेबल्स हैं, तो इसको भी ऐसे खोल लेते हैं हम। 45 नंबर का है ना। चलो भाई बेटा, देखो यहाँ पर ये 2 टेबल दी हुई हैं। सबसे पहले इनको समझो। ABC फिटनेस सेंटर है, उसने अपना डेटा को कंप्यूटराइज कर दिया डेटाबेस में, जिम है एक ये। ठीक है, तो उसने 2 टेबल बनाई है, एक ट्रेनर नाम की टेबल है, एक कस्टमर नाम की टेबल है। ट्रेनर आते हैं जिम में ट्रेनिंग कराने, और कस्टमर भी आते हैं जिम करने के लिए। तो ट्रेनर वाली टेबल में ट्रेनर की आईडी, उसका नाम, एक्टिविटी क्या कराता है, किक बॉक्सिंग, कोर, जुम्बा, योगा, या सैलरी कितनी है और कब अपॉइंट हुए थे। और कस्टमर है, कस्टमर की आईडी, उनका नाम, जेंडर, और कौन ट्रेनर उसको करा रहा उस ट्रेनर की आईडी है, कितनी फीस उसने डिपॉजिट करी, और मेंबरशिप उसने कितने महीने की ली हुई है। ये डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन है 45 नंबर, इसको करना है। इसमें कहा चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल मेल कस्टमर हैविंग मेंबरशिप मोर देन 10 मंथ। मेल कस्टमर का निकाल। ब्लर हो गया, वो ना दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये वाला इधर वाली क्वेरी, प्लीज सर। तो इसको बड़ा कर देते हैं, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। एक मिनट, टेबल तो हमें समझ में आ ही गई है इतना, उसके अब दिख रहा है सही? हाँ भाई, एकता, हाँ जी सर, बेटर है से। चलो यहाँ पर देखो बेटा, इसने कहा है कि हमारे पास मेल कस्टमर बताने, तो टेबल में हमारे पास फीमेल कस्टमर भी, मेल भी। तो अगर मेल को अलग करना, फीमेल को अलग करना, तो ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो ग्रुप बाई वहाँ पे लगेगा। और मेंबरशिप कम से कम वो मोर देन 10 मंथ होनी चाहिए, यानी 10 से ज़्यादा महीने की उसकी मेंबरशिप हो, केवल वो ही बताना। तो सबसे पहले उसने डिस्प्ले डिटेल की बात करी, यानी सारी डिटेल निकालनी, तो स्टार वाली चीज़ लगाएंगे। और ग्रुप बाई उसका जेंडर मेल होना, जेंडर देखो इसमें दे रखे F और M के अकॉर्डिंग दे रखे, तो मेल वाला जिसमें दे रखा है ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, मेंबरशिप यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 10 को ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ये 2 बचे हमारे पास, तो यहाँ पे और दे रखा है, यहाँ पे एंड दे रखा, कौन से वाला होगा, एंड वाला या और वाला, बताओ भाई। एंड वाला होगा ना, मेल भी होना चाहिए वो, और 10 महीने से ज़्यादा की मेंबरशिप भी होनी चाहिए, दोनों चीज़ होनी चाहिए, तो एंड वाला लेंगे, ए वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहा चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल कस्टमर अंडर ईच ट्रेनर इन द जिम। हर ट्रेनर, यानी ट्रेनर देखो यहाँ पे दिए हुए हैं, ट्रेनर की आईडी के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो एक आईडी पे जैसे 1 नंबर की आईडी पे 2 हो गए, 2 बार आ रही तो 2 कस्टमर हो गए। 2 वाले पे 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, 3 वाले पे 1 हो गए, 4 वाले पे 2 हो गए, ऐसे हमें बताना। तो हमें काउंट करने हैं और टी आईडी के अकॉर्डिंग हमें करने हैं। ठीक है, ये कस्टमर वाली टेबल में टी नेम नहीं है, टी आईडी है इसके अंदर केवल। ठीक है, कस्टमर का नेम, तो यहाँ पे टी नेम भी दे रखा, कस्टमर वाली टेबल में ये गलत है।
ठीक है, यहाँ भी टी नेम दे रखा है, ये भी गलत है। अब आ जाते हैं यहाँ पे टी आई डी निकाल रहे, काउंट स्टार कर रहे फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय टी आई डी, तो सिंपल सी बात कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनर आईडी और कस्टमर आईडी का तो कोई मतलब ही नहीं है, यही कर दो, बस ग्रुप बाई कर दो, सी वाला आंसर हो जाएगा। ग्रुपिंग करनी है हमें, टी आई डी आ जाएगी, कितनी बार आ रही है वो आ जाएगी, और कस्टमर टेबल से टी आई डी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुप कर दिया। बिना ग्रुप के होगा ही नहीं, हाँ तो ग्रुप के बाद लिखा भी नहीं कुछ, ठीक है। तो सी वाला आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 में देखो बेटा, यहाँ पर कहा है इस क्वेश्चन में चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल ट्रेनर्स। ट्रेनर्स के नाम बताने हैं, तो ट्रेनर्स के नाम ट्रेनर वाली टेबल के अंदर है, ठीक है। ट्रेनर नेम विद दियर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट भी ट्रेनर वाली टेबल में, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताने, हु आर टेकिंग कोर एक्टिविटी, एक्टिविटी जिसकी कोर है, केवल ये दो बताने मतलब, ठीक है। तो देखो ट्रेनर का नाम, ट्रेनर की डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये दो चीज़ें हमें बतानी है। तो ट्रेनर का नाम ये हो गया, अपॉइंटमेंट डेट होगी फ्रॉम ट्रेनर टेबल, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई वेयर से पहले लगता ही नहीं, ऑर्डर बाई तो सबसे बाद में होता है, उसके बाद केवल लिमिट लगती है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है बेटा। अब और भी देख लो कहीं से एलिमिनेट होने वाली चीज़ें, यहाँ पे ऑर्डर बाई यहाँ पे भी दे रखा, सी भी ख़त्म हो गया। अब बाकी देखो इसमें बी वाले में देखो, टी नेम, टी अपॉइंटमेंट फ्रॉम ट्रेनर, वेयर एक्टिविटी कोर है, और ऑर्डर बाई डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और ये सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर बाई डिसेंडिंग करके फिर कर रखा है, ये गलत है, ठीक है। डिसेंडिंग असेंडिंग तो सबसे बाद में ही लिखा जाता है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बस एलिमिनेशन कर दोगे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, फटाफट हो जाएंगे। चलो अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यहाँ पर 48 नंबर पे इसने कहा चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू अपडेट द मेंबरशिप ऑफ ऑल द कस्टमर। मेंबरशिप हमें कस्टमर की अपडेट करनी अंडर ट्रेनर विद कोड G101 एंड 102 टू 12 मंथ। जो 101 के और 102 के कस्टमर हैं उनकी क्या करनी है हमें, उनके जो है मेंबरशिप 12 महीने की करनी है। तो अपडेट वाली क्वेरी लगेगी, अपडेट करनी, तो ऑल्टर वाली क्वेरी तो गलत होगी। अपडेट टेबल का नाम होता है, फिर सेट लगता है, तो यहाँ पे ऐड लग रहा है, तो ये गलत हो गया, ठीक है भाई। अब बची हमारे पास सी वाले ऑप्शन और ये, तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, बताओ कौन सा आंसर होगा, ए या सी। भाई हमें 101 वाले को भी करना, 102 वाले को भी करना, दोनों को करना। तो एक बंदे की एक साथ दोनों आईडी तो हो नहीं सकती, या तो 10 होगी या 102 होगी या 1 होगी। तो क्या होगा आंसर, और आ जाएगा, यानी ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो और आ जाएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 49 वाले पे आ जाते हैं। इसमें बताना है हमें चूज करेक्ट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले रिपोर्ट शोइंग ट्रेनर नेम, सैलरी, कस्टमर नेम। ट्रेनर का नाम बताना है, उसकी सैलरी, कस्टमर का नाम और फीस। ऑल ट्रेनर हैविंग सैलरी बिटवीन 20,000 से 25,000, ये बतानी। इसमें मल्टीपल क्वेरी हमारे पास सही हो सकती है, गलत कौन सी वो देख लो। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इस तरह से हो नहीं सकता, सैलरी 20,000 और ये, तो डी वाला आंसर गलत हो जाएगा। पहला तो जिसमें डी आ रहा है उसको हटा दो, तो डी बी वाले में आ रहा है, ये हट गया, ठीक है। अब ए बी सी या हमारे पास जो भी बचेंगे वो देख लेते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या निकालना हमें, ट्रेनर का नाम, उसकी सैलरी और कस्टमर का नाम और फीस। इसमें भी ये ट्रेनर नाम, सैलरी, कस्टमर का नाम, फी। ट्रेनर नेम, सैलरी, यहाँ पे सी नेम हो गया,
बाकी सब में कस्टमर नेम है, टेबल में कस्टमर नेम दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे सी नेम दे दिया तो ये भी गलत हो गया, सी वाला आंसर। तो जिसमें सी आ रहा वो भी गलत। बचे आपके ए, बी और ई, ये सारे सही होंगे, ए, बी और ई, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। भाई आप यहाँ पे दोनों टेबल से करके टीआईडी और सीआईडी बराबर हो, सैलरी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 या लेस देन, ये लिख लो एंड लगा के, या बिटवीन लगा के लिख लो, बिटवीन से भी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे COT लिखो या ना लिखो, अगर CT नहीं लिख रहे तो पूरा लिख दो भाई customer.tid और trainer.tid, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर भी और ये वाले तीनों एक जैसे ही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 इधर भी खोल लेते हैं इसको। 50 नंबर क्वेश्चन ये है और इधर भी हमने यहाँ पे खोल लिया। चलो बेटा देखो, ये क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर वाला। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। सीमा वापस आ गया। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। कंसीडर द फंक्शन ऑफ इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे किया डेफ इंसर्शन सॉर्ट लिस्ट 3, लिस्ट पास करी गई, उसकी लेंथ निकाली, फॉर लूप चल रहा। क्या आएगा देखो, फॉर लूप के बाद आई इन, इनमें से बताओ क्या लिखा जाएगा। लूप में क्या लगता है, रेंज ही तो लगती है, ठीक है भाई। यहाँ पे रेंज n लिखा हुआ है, ये लिख दो यहाँ पे रेंज n, ठीक है। फिर लिखा टेम्प इक्वल टू टेम्परेरी। इंसर्शन सॉर्ट में क्या मानते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट पहले उसको ही मान लेते हैं जो पहले वाला ही एलिमेंट है। तो पहले वाला यानी जो i में आएगा सबसे पहला, i 0 है जिसकी, वो ही हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिस्ट का i लगा देते हैं, यहाँ पे b वाला लिस्ट ऑफ i ये डाल दिया। इसके बाद वाइल लूप लगा हुआ है यहाँ पर, देखो j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड। तो वाइल लूप में ट्रू या फॉल्स में आंसर आता है, तो ट्रू या फॉल्स इनमें से कौन सा देगा बताओ भाई। ट्रू भाई ए वाला देगा, ये इसमें लेस देन लिखा हुआ, तो यहाँ पे टेम्प लेस देन लिस्ट 3 j ये लगा दिया। अब j इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पे पहले हमारे पास j+1 में j की वैल्यू लिख दी, फिर j को घटाते चलेंगे, j-1 करेंगे और वापस से फिर ओरिजिनल वाले में लिस्ट 3 में, ये हमारे पास लिस्ट 3 j+1 में टेम्परेरी वेरिएबल जो हमने यहाँ पे असाइन कर दिया था वो वापस डाल देंगे। ये इस तरीके से होगा। पहले नंबर पे d होगा, ठीक है, पहले नंबर पे d है तो b और ये खत्म हो गए। दूसरे नंबर पे लिस्ट आई किया हमने, लिस्ट आई मतलब b वाला, दूसरे पे b हो गया, तीसरे पे हमारे पास पहले वाला हुआ है a वाला, तो b आंसर हो गया, ठीक है। चौथे पे e हो गया और पांचवे पे हमारे पास c है, तो ये हमारे पास b वाला आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ये सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं नेटवर्किंग, DBMS और पाइथन।